वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 9। इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कई सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया, स्फेयर की वजह से हो गया, रिंग की वजह इन्फिनिटी लेंथ वायर की वजह से हो गया, डायपोल की वजह से हो गया, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रिंग के आधे पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रिंग के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, हम सबसे पहले रिंग के एक्सिस पर, रिंग की एक्सिस का मतलब उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस को हम रिंग की एक्सिस बोल रहे हैं। तो रिंग की एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैं एक रिंग कंसीडर कर लेता हूँ। इस तरीके से एक मैं रिंग ड्रॉ कर देता हूँ। इसका जो सेंटर है, तो सपोज़ इसके सेंटर से कोई पॉइंट हमने ले लिया, इसका सेंटर हम ओ ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने ए कंसीडर किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पर रिंग का जो सेंटर है, रिंग पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रखा है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर ये चार्ज सपोज़ क्यू चार्ज दिया हुआ है और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हमें गिवन है आर रेडियस। अब ए पॉइंट जो कि रिंग की इस वाली एक्सिस से मैं x डिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूँ। अगेन r भी मान सकते हो, मैं x लेकर चल रहा हूँ। तो a पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो काफ़ी यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेशन करके आएगा, लेकिन सीधा आसान तरीका है। कैसे होगा, देखो हम क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, एक एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो इस एलिमेंट की वजह से अगर मैं ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, तो यहाँ पर बस एक छोटा सा एलिमेंट, इस एलिमेंट को मैं मान लेता हूँ डी क्यू। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में, तो ये कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा, स्मॉल डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट लिया, तो उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये एंगल में अगर थीटा लेता हूँ तो सेम एंगल यहाँ पर। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझना। हमने क्या किया है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर यहाँ एक पार्टिकल, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, और इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर एक मान लो कि ये रिंग दी हुई है और ये रिंग है, इस रिंग के यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये रिंग ऐसे दी हुई है, सपोज ये इस जगह पर रिंग दी हुई है और ये पॉइंट, तो यहाँ से ये पॉइंट, ये डिस्टेंस इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये रिंग अगर हम कंसिडर करते हैं, ये पूरी एक रिंग कंसिडर करते हैं, तो इसके यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। तो अब इसके कंपोनेंट अगर मैं लूँगा, तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो देखो, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा डी ई कॉस थीटा, है ना, ये, और ये वाला आएगा डी ई साइन थीटा। सिमिलरली इस वाले का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट आएगा डी ई साइन थीटा और एक कंपोनेंट ये जो बनेगा डी ई। इसी तरीके से इस पूरी रिंग पर अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, उसके जस्ट अपोजिट ऑब्वियस सी बात है कि एक और एलिमेंट रहेगा जो कि उसका जस्ट अपोजिट होगा, एक तरह से मिरर इमेज की तरह काम कर रहा होगा। उन दोनों की वजह से हम जब इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो हमें एक चीज़ पता लग रही है। जैसे यहाँ इन दोनों के लिए लिया, तो इन दोनों में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, लेकिन इनके जब कंपोनेंट कर रहे हैं, इनके जब हम कंपोनेंट्स कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट्स की वजह से जो कौन से कंपोनेंट, दो कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, ये दोनों कंपोनेंट, है ना, और सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचे, वर्टिकल डायरेक्ट, ये एक्सिस के अलोंग वाले डायरेक्शन। सिमिलरली किसी और पॉइंट पे भी लेंगे। इसका मतलब एक चीज़ हमें समझ में आती है कि रिंग के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो सिर्फ एक्सिस की अलोंग ही आएगा, या तो एक्सिस से दूर की तरफ आएगा, यानी कि सेंटर से दूर की तरफ, है ना। ये सेंटर से दूर है, क्यों है, मतलब सेंटर से दूर होने का मतलब अवे फ्रॉम दी सेंटर, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो इस तरफ हो जाता, बस इतनी सी बात है। तो हमें एक चीज़ पता लग चुकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस एट एनी पॉइंट विल बी अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ उसकी एक्सिस के अलोंग ही रहने वाला है, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट ले लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में अगर स्मॉल कंपोनेंट हम लेते हैं तो ये बन जाएगा डी ई कॉस थीटा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट इसको करते हैं डी ई कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अब देखो ध्यान से समझनी है। अगर हम यहाँ पर जस्ट अपोजिट एक ही कंपोनेंट में ले रहा हूँ, यहाँ पर डी ई कॉस थीटा, तो यहाँ से अगर चलते हैं तो ये ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी डी ई कॉस थीटा की, जो पूरी की पूरी वैल्यू जो आएगी, ये किसकी कहाँ से कहाँ तक, इस पूरी रिंग की वजह से यहाँ पर बनने वाली। तो एक बार पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी ई की वैल्यू लिख देते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और डी ई कितना होगा उसकी वैल्यू एक बार लिखते हैं। तो डी ई जो होगा यहाँ पर, तो वो बनेगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई के डी क्यू। डी क्यू इस एलिमेंट का चार्ज है, डिवाइडेड बाई आर। ये डिस्टेंस में आर ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, तो इसको हमने क्या ले लिया, आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़, कोस थीटा को अगर कभी हमें बाद में यूज़ करना पड़े तो कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है एक्स और हाइपोटेनियस है आर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही हो जाएगा। इन दोनों को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इसको उठा के जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूँगा तो ये बनेगा डी ई, डी की जगह के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और कोस थीटा आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई आर, ठीक। अब बात यहाँ पर देखो क्या आ रही है, यहाँ पर जब हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए ले रहे हैं तो हर एक एलिमेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स है, आर तो फिक्स होने वाली है। तो यहाँ पर मैं के को कॉमन ले लेता हूँ, आर भी बाहर आ जाएगा। एक्स जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हर एक छोटे छोटे से एलिमेंट जो दिए हैं, ये जो एक्स डिस्टेंस है वो हर एक छोटे छोटे से एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ये ए पॉइंट एक्स से डिस्टेंस पर होगा, मतलब सेंटर से तो एक्स डिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाली, चाहे कोई सा भी एलिमेंट लो, और हर एक एलिमेंट की इससे ये जो आर डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट रहने वाली है। इसका मतलब एक्स और आर कांस्टेंट है। तो अगर एक्स और आर कांस्टेंट है तो यहाँ पर एक्स भी बाहर आ जाएगा और आर भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी क्यू, और तो ये अंदर सिर्फ इतना बचेगा, तो कितना बन जाएगा के एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो ये और इंटीग्रेशन डी क्यू। तो ई एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बन जाएगा के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब ये आर क्यूब को हम लिख देते हैं के क्यू एक्स, आर क्यूब का मतलब हो गया अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब ये कैसे आया, आर बेसिकली इसको भी समझ लो, आर यहाँ पर मैंने कैसे लिखा, आर बेसिकली इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। तो आर को हम लिख सकते हैं, आर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, आर की स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी एक्सेस पर किसी भी पॉइंट पर, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब अगर मैं इससे सेंटर के लिए बात करूँ कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सेंटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि सेंटर तो तभी बनेगा। तो ई सेंटर जो होगा वो कितना बन जाएगा, के क्यू और 0, तो ओवरऑल डिवाइडेड बाय फिर आर क्यूब, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। अब यहाँ पर हम थोड़ा से अगर आगे बढ़ते हैं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर मैं x के साथ अगर इसका वेरिएशन बनाऊँ तो इसका ग्राफ एक कुछ अलग तरीके का ग्राफ बनेगा, और किस पॉइंट पर और x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर तो फिर कोई इफेक्ट रह ही नहीं पाएगा। तो अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक रिंग के एक्सिस और डिस्टेंस के बीच में,
तो देखो यहाँ पर अगर ये सेंटर है रिंग का और ये एक्स के साथ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक सेंटर पर तो ज़ीरो होगी और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अभी एक ऐसा कौन सा पॉइंट आता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, उसको निकालना है तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं। तो ये कौन सी वैल्यू है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर उसको ज़ीरो के इक्वल कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो के क्यू तो बाहर आ जाएगा और व्यू डिवाइडेड बाई डिवीज़न वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, नीचे जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका स्क्वायर करके हम यहाँ पुट कर देते हैं और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो x बचा है यहाँ पर ऊपर, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, माइनस x को बाहर लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और अंदर वाले का भी 2x, ये डिफरेंशिएशन, इसको इक्वल टू कर देना है 0। तो ये यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो चली जाएगी, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू 3x/2 इंटू 2x और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाली पावर एक बार यहाँ से कैंसिल होगी तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये बचेगा 3x स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2x स्क्वायर। इट मीन्स x की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस r/√2 आ जाएगी। इट मीन्स x इक्वल्स टू r/√2 पर प्लस इधर और तो माइनस के लिए ये इधर। तो रिंग से √r2 डिस्टेंस, रिंग से r डिवाइडेड बाय √2 डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली, ना सेंटर पर मैक्सिमम होगी ना इन्फिनिटी पर मैक्सिमम होगी। जो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी वो r डिवाइडेड बाय √2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगी। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी हैं कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा और एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब अगर मान लो पूरी रिंग नहीं दी हुई है, हाफ रिंग दी हुई है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या नहीं होगा उसके बारे में देखते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। अगर कुछ पोर्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया जाए, हाफ रिंग लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक रिंग भी लेंगे, फिर यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पार्ट, रिंग का कुछ पर्टिकुलर पार्ट भी कंसिडर करेंगे। देखो अब यहाँ पर रिंग, हाफ रिंग जो दी हुई है, इस हाफ रिंग के सेंटर पर, अब हाफ रिंग फुल जो भी दी हुई है ज़्यादातर इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। तो फुल रिंग के सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना। अब हाफ रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पर जितने भी हम छोटे छोटे से कई सारे एलिमेंट ले लेंगे, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है एलिमेंट लेके। तो यहाँ पर एक एलिमेंट में ले लेता हूँ, इसका एलिमेंट की वैल्यू ले लेते हैं DQ। तो इस एलिमेंट से की वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन DE कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब मान लो कि ये इससे थीटा एंगल पर है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा है, तो जस्ट ये वाला एंगल भी थीटा बनना चाहिए, ये यहाँ पर और ये। तो ये कंपोनेंट आएगा DE साइन थीटा और जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ये आएगा DE कॉस थीटा। अब समझने वाली बात ये है कि इसके जस्ट अपोजिट इतने ही एंगल पर इधर से भी कोई इसके सिमेट्रिकली कोई एंगल होगा, तो यहाँ पर भी इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में DE। यहाँ पर जैसे थीटा एंगल पर इधर है उसी तरीके, तो एक कंपोनेंट उसका भी इधर और एक कंपोनेंट, तो यहाँ पर भी जो DE cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, DE sin थीटा वाला। मतलब रिंग की जो ये रेडियस है या जो डायमीटर बोल सकते हो इन दोनों रिंग की,
इसके परपेंडिकुलर, या तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो रिंग है इस रिंग को बाइसेक्ट करने वाली लाइन के या बाइसेक्ट करने वाली एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, है ना। कोई भी रिंग दी हुई है, उस रिंग का अगर रिंग का पूरा पोर्शन नहीं दिया हुआ है, रिंग का कुछ ही पोर्शन दिया हुआ है, तो रिंग का हाफ पोर्शन है या 1/4 पोर्शन है, तो उस पोर्शन को बाइसेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये हाफ रिंग के अलावा और के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है ना। हाफ रिंग का या 1/4 रिंग या रिंग का कोई पोर्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अब x के लिए डेरिवेशन करता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा टोटल वो बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसको मैं ले लेता हूँ DE साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो E जो आएगा वो DE। अब DE जो है वो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो क्या लिखूँगा मैं, K DQ डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये डिस्टेंस हमेशा R रहने वाली है, तो DQ डिवाइडेड बाई R² और साइन थीटा। अब यहाँ पर E इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाई R² डी थीटा। तो डी थीटा को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल। यहाँ पर इसकी लेंथ मैंने ले ली सपोज DL और लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी, इसको हम आगे रिप्लेस करके लिख देंगे, है ना। या और भी तरीका हो सकता है इसको लिखने का कि भाई अगर इतनी सी लेंथ यहाँ पर DQ है तो, लेकिन हम थीटा के टर्म्स में निकालेंगे इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और ये हो जाएगा साइन थीटा। इसको थोड़ा और अब सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो देखो DL को मैं लिख सकता हूँ, ये DL बेसिकली इस तरीके से दिया हुआ है, ये है यहाँ पर DL, ये है D थीटा और ये है R। तो DL को मैं यहाँ पर अगर अलग से लिखूँ तो DL इज इक्वल्स टू हो जाएगा RD थीटा, और लैम्डा जो होगा वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा पाई R कैसे, टोटल एंगल इंटू रेडियस। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन में अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा K R² लैम्डा की जगह मैं लिख रहा हूँ Q डिवाइडेड बाई पाई R, और DL की जगह मैं लिख रहा हूँ R D थीटा और ये साइन थीटा। R से R यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो वैल्यू है तो KQ डिवाइडेड बाई R² ये पाई और साइन थीटा D थीटा। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि हाफ रिंग है तो 0 से लेकर पाई तक ये जा सकती है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो KQ डिवाइडेड बाई पाई R² और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, इसको लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर पाई तक, तो ये बनेगा KQ डिवाइडेड बाई पाई R² माइनस कॉस पाई और माइनस कॉस 0। तो वैल्यू आ जाएगी KQ डिवाइडेड बाई पाई R² और ये यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये -2 आ गया। इसको अब सोल्व करते तो -2 KQ डिवाइडेड बाई पाई R² हो गया। अब इसको अगर हमें लैम्डा की टर्म्स में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली 2K लैम्डा। यहाँ पर कितना बन जाएगा, अगर मैं इसको लैम्डा की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू पाई R डिवाइडेड बाई पाई R²। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई R। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और माइनस जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो उसमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग काम यहाँ पर करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर एक्सेस पर दी जाती जो होती है वो कितनी आ जाएगी, हाफ रिंग है, हाफ रिंग के सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें देखनी है तो वो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई R। अब अगर हाफ रिंग के अलावा कोई और रिंग का पोर्शन आ गया तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जा सकता है। अब उसके लिए पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके लिए इसी तरीके से डिराइव करते हैं, और उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें रिंग का कोई ऐसा पोर्शन दिया हुआ है जिसमें यहाँ चार्ज लैम्डा दिया हुआ है। अब ये लैम्डा हम फॉर्मूला लैम्डा की टर्म्स में निकाल रहे हैं। अगर आपको Q दिया है तो वहाँ पर लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। ये रेडियस इसकी R दी हुई है, तो सेंटर से अगर ये
रिंग का कुछ पोर्शन लिया है जो कि सेंटर पर थीटा एंगल सब्टेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उसको हम लिख सकते हैं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r और साइन थीटा बाई 2। मतलब अगर यहाँ पर 180 है तो ये 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90 हो जाएगा। अगर ये 360 होता है तो 360 डिवाइडेड बाई 2 तो 180, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाती। तो एक ये जर्नलाइज फॉर्मूला बन सकता है कि आप सेंटर पर किसी भी रिंग या रिंग के किसी पोर्शन की वजह से उसकी सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये। डायरेक्शन हमें पता है, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगी, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगी, बाइसेक्टर की डायरेक्शन में। अब इससे रिलेटेड, इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो रिंग के हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे, इनसे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ कॉम्बिनेशन रिंग और वायर के रिलेटेड देखेंगे। अब यहाँ पर अगर एक रिंग लेते हैं, इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास है तो सेंटर से सेंटर से √3r डिस्टेंस पर एक पॉइंट A लिया है हमने, वहाँ पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमें डायरेक्शन पता है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू देखते हैं तो कितना फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए KQX डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो A पॉइंट जो होगा तो A पॉइंट पर KQX की वैल्यू हो जाएगी √3r डिवाइडेड बाई x की वैल्यू मैंने √3r ले ली, यहाँ x यही डिस्टेंस होती है सेंटर से, ये डिस्टेंस जो होती है। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर प्लस √3r का स्क्वायर हो जाएगा तो 3r स्क्वायर की पावर 3/2। तो EA जो होगा वो कितना हो जाएगा, KQ √3r, ये बनेगा 4r स्क्वायर की पावर को जब हम जब भी इस तरह की पावर्स आ जाती है √3/2 तो वहाँ पर पहले हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 4r स्क्वायर हो गया तो एक बार पावर 1/2 लिखो, फिर बाहर जो 3 लगा दो। तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट लेना है, तो यहाँ पर EA ये बन जाएगा √3KQ डिवाइडेड बाई r और ये हो जाएगा 2r की पावर 3। तो यहाँ पर √3KQR डिवाइडेड बाई 8r क्यूब यहाँ पर बन सकता है। अब r को r से कैंसिल आउट कर देंगे तो EA की जो वैल्यू होगी वो होगी √3KQ डिवाइडेड बाई 8r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास A पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया जिसकी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो कोई पॉइंट ऐसा है तो यहाँ पर एक सिंगल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हमने निकाला है। ये जब भी एक्सेस पर कोई पॉइंट दिया जाएगा या रिंग के सेंटर के अलावा कोई अगर पॉइंट दिया जाएगा तो वो एक्सेस पर ही होगा, एक्सेस पर ही कोई पॉइंट दिया जाएगा, क्योंकि वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा है। अब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स दे दी जाए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो चीज़ भी देख लेते हैं। यहाँ पर 2 रिंग दी गई है, दोनों सेम एक्सेस पे, दोनों की एक्सेस जो है वो कोइंसाइड करती है। तो एक रिंग की रेडियस 2r है, दूसरे रिंग की रेडियस r है, दोनों पर एक जैसा चार्ज दिया हुआ है। दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर 2r, दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने 4r कंसिडर किया हुआ है। तो हमें मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी कि दोनों की वजह से मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो मिड पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वापस से इसमें दोनों रिंग की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो A पॉइंट पर सबसे पहले मैं बड़ी वाली रिंग, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। बड़ी वाली रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस A पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये किस डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से इस तरफ, और सेकंड वाली रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पर सेम अमाउंट का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जो आएगा वो होगा A पॉइंट पर E1 माइनस E2। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेंगे, डायरेक्शन भी आगे चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 की जो वैल्यू होगी, E1 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। तो सिर्फ इस रिंग को देखते हैं, बड़ी वाली रिंग को, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQX। X यहाँ पर है 2R डिवाइडेड बाई R,
2r, अब यहाँ रेडियस भी इसकी 2r है प्लस x की वैल्यू 2r, तो 2r का स्क्वायर और 2r का स्क्वायर। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो फॉर्मूले में r स्क्वायर होता है वो रिंग की रेडियस होती है, तो रिंग की रेडियस यहाँ पर 2r दी है। पावर 3/2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2kqr डिवाइडेड बाई ये 4r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8r स्क्वायर। अब 8r स्क्वायर की पावर 3/2 दी गई है, तो इसका मतलब जब भी किसी की भी पावर, अगर इसको और भी डायरेक्ट तरीके से लिख सकते हैं, किसी की भी पावर अगर 3/2 दी जाती है तो उसको हम वही वैल्यू मल्टीप्लाई उसका अंडर रूट से कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास 8 की अगर हम मेरे पास 2 की पावर 3/2 दी है तो मैं इसको 2√2 लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मेरे पास 4 की पावर 3/2 दी है तो हम यहाँ पर 4√4 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हम इजीली सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर अंदर जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 8, ये 4 का स्क्वायर तो ये 8r, 4r स्क्वायर तो 8r स्क्वायर की पावर 3/2। या आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व करके देख सकते हैं। kqr तो ये वैल्यू बन जाएगी 8√8 और ये r की पावर 3, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो kq डिवाइडेड बाई 4√8 r स्क्वायर। √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 8√2 r स्क्वायर बन जाएगा। तो E1 की जो वैल्यू आई वो तो आ गई kq 8√2 r स्क्वायर। अब इसी तरीके से E2 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। E2 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो बेसिकली E2 की वैल्यू के लिए भी kq, चार्ज दोनों पर सेम है, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2r डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब यहाँ पर तो r, तो यहाँ पर r स्क्वायर प्लस x की जगह यहाँ पर दिया हुआ है 2r का स्क्वायर, तो इसकी पावर 3/2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो E2 जो हो जाएगा 2kqr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5r स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2kqr और ये बन जाएगा हमारे पास 5√5। ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखी है, क्यूब, तो ये से यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये E2 कितना हो गया 2kq डिवाइडेड बाई 5√5 r स्क्वायर। ये हमारे पास, अब इसमें E1 और E2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास दी है, हमारे पास ए नेट जो दिया है, तो यहाँ पर E1 डिवाइड माइनस E2 दिया हुआ है, तो हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। तो E1 की जो वैल्यू है वो तो है हमारे पास kq डिवाइडेड बाई 8√2 r स्क्वायर जो भी हमने निकाली, और ये दूसरी E2 है kq डिवाइडेड बाई 5√r स्क्वायर। अब बेसिकली हो सकता है ये पॉजिटिव वैल्यू आए और हो सकता है ये नेगेटिव वैल्यू आए, ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। आप चाहो तो इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास निकल कर आएगा 40√2 r स्क्वायर, तो 40√2 r स्क्वायर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 5kq माइनस इसमें ये आ जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 16kq। तो E A की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 11-11kq डिवाइडेड बाई 40√2 r स्क्वायर। अब ये माइनस आने का मतलब क्या हो गया कि E2 की वैल्यू ज़्यादा है। अब E2 की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब E2 किस तरफ था, E2 इस वाली डायरेक्शन में था, तो E2 की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया है, E2 की वैल्यू ज़्यादा है तभी तो नेगेटिव आया, तो E2 की डायरेक्शन इस तरफ थी, तो इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर होगा वो कहाँ पर होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पॉइंट जो होगा वो लेफ्ट वाली डायरेक्शन में आएगा। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो सिंगल रिंग और जिसमें अलग अलग थोड़े से टाइप्स आ जाएं। यहाँ पर हमें एक रिंग दी हुई है, इस रिंग के आधे पोर्शन में नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और आधे पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब आधा पोर्शन नेगेटिवली चार्ज है, आधा पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमें इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब देखो इस तरह के जब भी कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं एक रिंग के, कुछ पार्ट में कुछ पॉजिटिव चार्ज है और कुछ पार्ट में कुछ अलग चार्ज है, या अगर पॉजिटिव भी है तो कुछ पार्ट में चार्ज डेंसिटी अलग है और कुछ में अलग है, तो उसको हम दो अलग अलग रिंग की तरह कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होगा
इस पार्ट को अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस रिंग को दो पार्ट में कंसीडर किया जा सकता है, एक पॉजिटिव वाली रिंग और एक नेगेटिव वाली रिंग। तो पॉजिटिव रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पर, हमें बेसिकली ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा, तो ओ पॉइंट पर इस पॉजिटिव वाली रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो इस तरफ आनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से रिपल करेगी और इस हाफ रिंग को बाइसेक्ट करती हुई लाइन के अलॉन्ग होनी चाहिए। तो ये इस तरफ आ जाएगी, तो ये E प्लस इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, तो ये मैं यहाँ पर E1 इसके लिए बोल देता हूँ। नेगेटिव के लिए अब देखेंगे तो नेगेटिव के रेस्पेक्ट में देखो तो नेगेटिव के रेस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है, ये नेगेटिव के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट पर अट्रैक्शन वाली होगी। इस पॉइंट पर कौन सी वाली होगी, अट्रैक्शन वाला पॉइंट यहाँ पर रहेगा, तो ये हो जाएगा E2। तो E पॉइंट पर E1 और E2 ये दो पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, अट्रैक्शन वाले पॉइंट यहाँ पर हम कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव की वजह से। डायरेक्शन यही क्यों आई, क्योंकि बाइसेक्ट करने वाली लाइन के अलॉन्ग होगी। तो सेमी रिंग जो दी हुई है, सेमी सर्कुलर रिंग जो दी हुई, हाफ रिंग जो दी हुई है, उनको बाइसेक्ट कर रहे हैं ये डायमीटर। अब E1 और E2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो बेसिकली ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो E1 की जो वैल्यू होगी वो होगी, अब यहाँ पर हम डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हैं, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात ही करते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में ही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो E1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, है ना, हाफ रिंग की वजह से यही होती है। और E2 की वजह से भी कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं माइनस का साइन ऑलरेडी, माइनस की वजह से अगर आप माइनस लिख भी देते हो तो जब वैल्यू पुट करोगे तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। तो ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2। यहाँ पर हम ऑलरेडी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन हमें पता है, तो E1 E2 तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r प्लस 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 4k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। तो ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके का बन सकता है। तो अगर रिंग का कुछ पार्ट आधा अलग से चार्ज हो और कुछ अलग से चार्ज हो तो उस तरीके से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पर किस तरीके से दी जा सकती है। अब यहाँ पर कुछ पोर्शन दिया हुआ है, जैसे अब इसकी जगह हम कुछ रिंग का पोर्शन लेकर चलते हैं। जैसे अभी तक तो हमने रिंग फुल रिंग ली, अब हाफ रिंग या 1/4 रिंग का पोर्शन लेते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रिंग दी हुई है जिस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है, रेडियस इसकी r दी हुई है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओ सेंटर पर कितनी होगी। हाफ रिंग या कुछ पोर्शन दिया जाएगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर उनके लिए नहीं निकाल सकते, निकाल तो सकते हैं लेकिन उसके लिए इस लेवल पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेंटर पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है किसी भी पोर्शन के लिए वो हमने देखा था कि k 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r यहाँ रेडियस है और साइन थीटा बाई 2 लेते हैं। थीटा यहाँ पर पूरे आर्क जो रिंग का जो पोर्शन है उसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया उसको हम लेते हैं, तो ये पाई एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर बाइसेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग ही आता है। तो ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना था, तो ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा। तो ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखता हूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r और साइन थीटा बाई 2। तो ये साइन पाई बाई 2 करके हम ये इसको निकाल सकते हैं। तो 2k लैम्डा r और ये कितना बन जाएगा 1। अब ये चीज़ हमें पता है, हमने ये फॉर्मूले के थ्रू भी निकाली। अब थोड़ा सा अगर वेरिएशन देखा जाए, मान लो कि इसमें इस जगह पर लैम्डा की जगह चार्ज दिया जाता, जैसे यहाँ पर ये पोर्शन, ये रिंग दी हुई हाफ रिंग और इसमें ये सेंटर, तो ये यहाँ पर चार्ज तो दिया हुआ है लेकिन चार्ज डेंसिटी की जगह क्यू दिया हुआ है। अब इस पर ओ पॉइंट पर अगर फॉर्मूला हमारे पास रिजल्ट, ये सेम ही क्वेश्चन है, रिजल्ट आया था हमारे पास 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। अब हमें लैम्डा की जगह q की टर्म्स में लिखना है, तो q यहाँ पर q दिया है तो लैम्डा को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, बस ये चेक करना है, ये समझना है हमें।
तो लैम्डा को निकालने का तरीका हो गया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय रिंग की लेंथ। तो रिंग सेमी सर्कुलर है तो रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर। अगर सेमी सर्कुलर नहीं होती तो इसकी लेंथ को कैसे निकालते हैं, आर की लेंथ को हम निकालते हैं एंगल इनटू रेडियस। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की। तो एंगल ये दिया हुआ है यहाँ पर पाई और रेडियस इसकी आर। अगर 1/4 रिंग होती तो पाई/2 हो जाता। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम 1 में। तो ए नॉट यहाँ पर बन जाएगा 2k, लेमडा की जगह आ जाएगा ये यहाँ पर q डिवाइडेड बाई पाई आर और ओवरऑल बन जाएगा r। तो ये नॉट इस पर बन जाएगा 2k थीटा डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। अब कई बार ये यहाँ पर k को भी 1/4 पाई एप्सिलॉन की टर्म्स में लिख दिया जाता है, तो उस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो वो वेरिएशन आंसर के कई सारे हो सकते हैं। यहाँ पर एक रिंग का 1/4 पार्ट दिया हुआ है। इस 1/4 पार्ट की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी है। तो हमें ओ पॉइंट पर इसके सेंटर पर, जो कि ओरिजिन भी है, तो इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर दिया हुआ है। इस ओरिजिन पर जो सेंटर है वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी, तो रिंग का जो भी पार्ट होता है सबसे पहले हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो रिंग को बाइसेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग, तो रिंग को जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट बेसिकली ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बाइसेक्ट अगर करेंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में कहीं आएगी। यहाँ पर ये टोटल एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये आधा एंगल अब 45 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का यहाँ पर हो जाएगा। तो E की वैल्यू हमें पता है, तो E की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर और साइन थीटा टोटल एंगल था पाई/2 मतलब 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन 90 डिवाइडेड, तो साइन 45 ये वैल्यू हो जाएगी √2। तो √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो ये E की वैल्यू, ये E की वैल्यू बेसिकली हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ जाती है। अब E की वैल्यू यहाँ पर आती है तो अब ये आंसर आ चुका है। लेकिन अगर मान लो इसको x और y एक्सेस दी हुई है, तो अगर i कैप j कैप की टर्म्स में पूछा जाए तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें i कैप j कैप की टर्म्स में निकालने के लिए इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। इसके कंपोनेंट कैसे होंगे, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा e cos 45 और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा e sin 45। तो x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट बना वो तो बन गया e cos 45। तो E की वैल्यू थी √2k लैम्डा आर। तो E की वैल्यू, अब cos 45 की वैल्यू यहाँ पर होती है 1/√2, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना बन गया k लैम्डा आर आई कैप, और y डायरेक्शन में जो होगा वो कितना हो जाएगा e sin 45। तो E की वैल्यू अगेन यहाँ पर √2k लैम्डा आर और 45 sin 45 की वैल्यू यही चीज़, इससे ये कैंसिल, तो k लैम्डा आर ये वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा आर जे कैप। तो हमारे पास x और y डायरेक्शन में, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर की टर्म्स में लिखा जाए तो ये बन जाएगा k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर आई कैप और k लैम्डा आर जे कैप। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर बन सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी k लैम्डा आर आई कैप प्लस k लैम्डा आर जे कैप। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है, इसमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इससे वजह से इस O पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जब इस तरह के मल्टीपल कॉम्बिनेशन दे दिए जाए तो उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट लिए गए हैं। तो यहाँ पर एक सेमी इन्फिनिटी वायर है और एक सेमी सर्कुलर रिंग दी गई है। तो O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें यहाँ पर। इस सिचुएशन में अब यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है पूरे स्ट्रक्चर में लैम्डा चार्ज डेंसिटी दी हुई है। अब दोनों की वजह से इंडिविजुअली देखेंगे तो यहाँ पर जो ये सेमी इन्फिनिटी वायर है इसके लिए को हम वन कंसिडर कर लेते हैं और दूसरा वाला जो है उसको हम 2 कंसिडर करके चलते हैं। तो फर्स्ट वाला जो वायर है
इसकी वजह से ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ अलग से शो करके बनाऊँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे बनेगा। जो सिर्फ अब इन सेमी इन्फिनिटी वायर को देखेंगे तो सेमी इन्फिनिटी वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस डायरेक्शन में आता है और एक ऊपर वाली डायरेक्शन में। किस तरीके से, एक तो परपेंडिकुलर आएगा और एक लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको x और ये वाली डायरेक्शन y ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा E1x और ये बन जाएगा E1y, है ना। अब यहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग जो दी हुई है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग आएगा। तो इस तरफ तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू E2 यहाँ पर हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो आई कैप जे कैप की टर्म्स में भी मिल सकता है, क्योंकि अगर हम x और y की टर्म्स में निकालें। अब बात ये है कि इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ लिखनी है। अब जैसे ये E1x और E1y जो आया है वो वायर की वजह से आया है, तो इसकी वजह से जो होगा तो ये कितना बन जाएगा, k लैम्डा डिवाइडेड बाई x, तो ये r हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी जाके हम इसको लिख सकते हैं। y वाले के डायरेक्शन में तो ये इस वायर के लिए कैसा होता था, यहाँ पर लिया इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ये होता था k लैम्डा, और ये अगर x है तो k लैम्डा x और ये वाली k लैम्डा x, सेमी इन्फिनिटी वायर के केस में। तो यही चीज़ आ जाएगी k लैम्डा x, यहाँ पर r दी है, ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें r गिवन है। इसी तरह से अगर E2 की बात करें तो E2 हो जाएगा यहाँ पर 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ पर दी हुई है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो E1y और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फाइनली यहाँ पर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा k लैम्डा r डिवाइडेड बाई k लैम्डा r, आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की टर्म्स में लिखूं ओ पॉइंट पर, तो मैं लिख सकता हूं k लैम्डा r आई कैप माइनस k लैम्डा r जे कैप। तो वेक्टर की टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड सिर्फ हमें निकालना है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r की तरीके से हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बना कि इस तरह के और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलग अलग टाइप की सिचुएशन में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहाँ पर एक और वायर लगाया जा सकता था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली जा सकती थी। ये वायर का कॉम्बिनेशन और चेंज किया जा सकता था। जैसे एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये सिचुएशन दी हुई, इस सिचुएशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ओ पॉइंट यहाँ पर अगेन दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा आसान सा हो सकता है कि ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ तीन तरह के एलिमेंट हैं, एक ये वाला सेमी इन्फिनिटी वायर, एक ये सेमी इन्फिनिटी वायर और एक ये सेमी सर्कुलर रिंग। तो अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो इस पॉइंट पर इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। तो ओ पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ओ पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ओ पॉइंट पर इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में E2। इसकी वैल्यू मैं अब सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पर 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक आ रही है। अब फर्स्ट वाले की वजह से देखेंगे तो फर्स्ट वाले पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर एक इस तरफ और एक इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसको मैं बोल देता हूँ E1 और इसको हम डायरेक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पर E1 और ये E1, ये भी E1x और ये E1y और ये E1x, दो अलग अलग पार्ट्स हो गए। इन पार्ट्स को भी हम लिख सकते हैं। देखो इस E1 की वजह से ऐसे ही होगा ना कि यहाँ पर एक तो इस वाली डायरेक्शन में वायर से अवे और एक ये इस वाली डायरेक्शन में, इस तरीके से यहाँ पर हमने बनाया ये और एक ये वाली तो एक की वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा डिवाइडेड बाई r और दूसरे की भी वैल्यू कितनी होती है k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। अब थर्ड वाले की वजह से देखेंगे तो थर्ड वाले की वजह से एक इस तरफ आएगा और दूसरा वाला भी इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर से थर्ड वाले की वजह से E3y और एक E3x, इनकी वैल्यूज़ अगर देखेंगे तो ये भी k लैम्डा r और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँगा तो ये भी निकलेगी k लैम्डा r। अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं कि ये हो गया
के लेमडा आर और ये के लेमडा आर दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 के लेमडा आर, इधर भी 2 के लेमडा आर, ऊपर नीचे भी के लेमडा आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पर कितना आ जाएगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। अब इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको हम कर सकते हैं यहाँ पर। अब एक लास्ट जो इसमें बनता है क्वेश्चन ये है कि भाई जो रिंग दी हुई है, रिंग के सेंटर पर अगर कोई चार्ज रख दिया जाए तो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में यहाँ पर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जैसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा सकता है। देखिए इस रिंग के सेंटर पर, रिंग पर क्यू कैपिटल क्यू चार्ज है और इसके सेंटर पर जो है स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में जब इसके सेंटर पर यहाँ रखा है तो इस स्मॉल क्यू चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो सेंटर पर अगर कोई भी चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ही आएगी और उस पर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए, मतलब ये चार्ज चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू, इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू 0 होने वाली है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट, अब ये इक्विलिब्रियम पर है क्यू चार्ज, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम पर है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से इक्विलिब्रियम पर है, तो ये स्टेबल और अनस्टेबल है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कौन सी एक्सिस के अलोंग, अगर इसको एक्स रिंग की एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए तो ये किस टाइप के इक्विलिब्रियम पर होगा, वो हमें यहाँ पर पता करना है। तो अगर उसके बारे में हम देखें तो हम दो सिचुएशन लेते हैं। अगर मान लीजिए Q जो है वो नेगेटिव है, तो Q नेगेटिव हुआ तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो जैसे ही Q नेगेटिव के केस में क्या होगा, अगर ये रिंग दी हुई है और चार्ज को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए -Q और यहाँ पर सब जगह प्लस चार्ज है, तो जैसे ही माइनस चार्ज को इधर लेंगे तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है इसमें, सॉरी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये यहाँ पर अट्रैक्शन वाला आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के, सॉरी, फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो ये रिंग इस नेगेटिव चार्ज को अगेन अट्रैक्ट करेगी। और अगर इधर भी डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ पर भी ये अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब अगर सेंटर पर नेगेटिव चार्ज रखा है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया गया, तो वो कौन से इक्विलिब्रियम पर होगा, वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम निकल कर आएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पर निकलेगा। लेकिन अगर इसकी जगह पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, क्यों, अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव नेचर का होता, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पॉजिटिव नेचर वाली सिचुएशन में यहाँ पर +Q और ये सारी चार्जेस की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, तो इसको थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब करते हैं तो प्लस चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स भी कहाँ लगने लगेगा, अवे फ्रॉम दी सेंटर। तो अवे फ्रॉम दी सेंटर लगेगा दोनों जगह पर, तो ये दूर चला जाएगा। अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो ये दूर चला जाएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरह के और भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस लेक्चर की वो ये है कि हमें इक्विलिब्रियम के साथ यहाँ पर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो निकालना है। मेनली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ याद रखनी है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और अगर अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।